नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे। आज हम हिंदी ग्रामर में वर्णमाला लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले ये जानें वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये दो प्रकार के हैं। वर्णमाला में आपको दो चीज़ मिलेगा, ठीक। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन इस वीडियो में संभव नहीं है कि हम दोनों बात कर लें। तो आइए आज हम बात करेंगे स्वर, ठीक। स्वर को ये देख रहे हैं 7 भागों में डिवाइड किए, ठीक, वर्गीकृत किए हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल या कालमान, ये सब बोलेंगे इसके आधार पर। फिर तीसरा नंबर है जीभ के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुख द्वारा या मुख विवर के खुलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और 7वां नंबर है आपका घोषत्व के आधार पर। शुरुआत वाले 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। स्वर का जब उत्पत्ति हुआ तो उसमें जान रहे हैं मूल स्वर कितने थे। मूल स्वर, उत्पत्ति में मूल स्वर कितने थे? 4। कौन कौन से थे? ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसके बाद री। ये 4 थे। इसी से ही दीर्घ बनाए गए हैं। जैसे आप संधि में पढ़े भी हैं कि जब छोटा आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाता है। और जब छोटी ई आपस में जुड़ जाएगी, छोटी ई और छोटी ई, तब दीर्घ ई हो जाएगी। और छोटा ऊ फिर छोटा ऊ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक। इस तरह आप जानेंगे। अब कितने हो गए? देखिए, छोटा आ छोटी ये मूल स्वर में हुई तो अ ई उ री, अ ई उ, इस तरह आप जानेंगे। आइए अब बात करते हैं और स्वर कैसे बने। यहाँ देखें, जब छोटा आ और ई जो मूल स्वर है, सीधा सीधा इसको ऐसे जोड़िए। छोटा आ प्लस छोटी ई, सॉरी गलत हो गया, छोटा आ प्लस छोटी ई जब जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह इसी को जोड़ते रहें क्रम से, आ को ही, छोटा आ को ऊ में जोड़ दीजिए, छोटा आ प्लस ये छोटा ओ, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर इसके बाद आ ई जुड़ा ए हुआ और आ उ जुड़ा ओ हुआ। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जाने कि ऐ कैसे बना।
तो ऐ के लिए इस तरह इसको जोड़ दें, और यहाँ स्पेस है नहीं, इधर से देख लें, इसको जोड़ दें। अब देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आ, और जब ये जुड़ेगा तब इसका ये बड़ा रूप हो जाएगा ऐ। अब फिर इसके बाद जब छोटा आ और इसको जोड़ देंगे, ठीक, वो जोड़ देंगे, तब क्या हो जाए, इसका दीर्घ हो जाएगा, ओ का दीर्घ हो जाएगा। आओ, इस तरह आप मूल स्वर से इतने सारे स्वर बने। जैसे जा रहे हैं पूरा वर्णमाला में 13 है, लेकिन 13 तो है नहीं पूरे कि 13 क्या है स्वर है। उसमें जो अन और आ होता है वो क्या है, इसको क्या मानिए, अयोग वाह, अयोग वाह में गणना किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, अयोग वाह में गणना किया जाता है। तो इस प्रकार 11 स्वर आपके हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11। इस प्रकार आपके 11 स्वर हुए। आइए फिर बात करते हैं सेकंड पे, मात्रा या उच्चारण काल कह सकते हैं, ठीक है, कि इसका हम उच्चारण कितने समय में करेंगे। तो इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक ह्रस्व, इसके बाद दूसरा है दीर्घ, फिर प्लुत। ये समय या मात्रा उच्चारण काल में 3 भागों में विभाजित किए। अब इसमें जाने ह्रस्व में कौन कौन से लेटर आते हैं, कौन कौन से अक्षर आएंगे। छोटा आ आएगा, छोटी ई आएगा और छोटा ऊ आएगा, ये आपका ह्रस्व में आएगा। और दीर्घ में क्या आएगा, बड़ा, दीर्घ का मतलब ही जैसे होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ में आ जाएंगे। अब प्लुत के लिए जान ही रहे हैं आप, ये रा जो नाटक में प्रयोग किया जाता है कि या किसी को बुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक। इस तरह आप यहाँ समझ पाए होंगे। अच्छा, इसी में अब आपको ये पता हो गया ना, जैसे ये आपस में जब जुड़ा तब क्या हो गया था, दीर्घ हुआ। तो इसलिए इसका नाम, जैसे छोटा जुड़ा तो दीर्घ हुआ, छोटी जुड़ी, ये आपस में लेटर समान है ना, जुड़ रहे हैं तो दीर्घ हुआ। छोटा ऊ जुड़ा, बड़ा हुआ, ये दीर्घ हो गई, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, दीर्घ। लेकिन जब देखिए अलग अलग स्वर से जुड़े, अलग अलग अक्षर से जुड़े हुए हैं, जैसे छोटा आ है और छोटी असमान स्वर वर्ण से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये संयुक्त स्वर बोल दिए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे होते हैं छ त्रिंग ज्ञ, वैसे ही उसी प्रकार ही क्या होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त स्वर भी हैं, ठीक। ये जैसे ये संयुक्त स्वर में आएंगी, ए ओ ऐ अ, ठीक। ये आपके क्या आएंगी, ये संयुक्त में आएंगी, ये इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। आइए फिर बात करते हैं, अगला है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लें, जो उच्चारण काल में अलग अलग से जो है
इसे कुछ हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। कंठ, देखिए कंठ है, तालु है, ये सब उच्चारण स्थान है। कंठ है, तालु, और कंठ में देखिए, कंठ में क्या आएगा, स्वर की बात हो रही, आ हा विसर्ग का खा गा घा इंगा ये सारे आते हैं, लेकिन स्वर कौन कौन से आएंगे, आ। अब छोटा आ हो बड़ा आ गया तो दोनों आ आएगा। तालु में छोटी ई और बड़ी ई दोनों ई आएगी। इसी प्रकार एक मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा स्थान होता है, मूर्धा में क्या आएगा, री आता है, मूर्धा में री आएगा। दंत के लिए कोई, दंत में कोई स्वर नहीं आएगा। कंठ तालु, देखें कंठ तालु, देखिए इसमें दो शब्द मिलकर के बने कंठ और तालु। तो कंठ में क्या आ रहा है, आ रहा है, और ताल में ई, और आ ई से क्या बनता है, ए, तो इसका मतलब दोनों आ जाएंगी। कंठ तालु में क्या है, अब इसके मिक्सचर से दोनों क्या आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कंठ तालु है, कंठ तालु में इसका दोनों का मिक्सचर, आ ई से क्या बनता है, ए, तो ए आई ये दोनों आएंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है, ए आई। और एक कंठ तालु होता, एक कंठ ओष्ठ है, कंठोष्ठ, ओष्ठ, यहाँ देखिए ओ आ ही रहा है, तो ओ औ जानिए, ओ औ, ओ औ ये कंठोष्ठ में आएगा। इस प्रकार ये मात्रा या उच्चारण काल में यहाँ तक हुआ। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए तीसरे नंबर पे बात करते हैं जीभ के आधार पर। ठीक, तो जीभ के आधार पर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। ये होते हैं, एक अग्रभाग होगा और दूसरा होगा एक पश्च या मध्य बोल दें, अग्र मध्य, इसके बाद पश्च पे जाएं, पश्च, अग्र मध्य पश्च का मतलब जान ही रहे, अगला और बीच का और पीछे का। इस प्रकार अग्र मध्य पश्च हुआ। अब इसमें ये पूछा जाता है कि अग्र में कौन कौन से लेटर आएंगे, हमको यही जानना जरूरी है। तो अग्र में हम देखें कि ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों आएंगी, और जब ये आ रहे हैं तब ए ए आएंगी, ये अग्र में आएंगी, ये अग्र में आएंगी। ई देखिए जब आप जिह्वा से बोलेंगे तो ई ए ऐ, ठीक, तो आपका जिह्वा क्या आगे आता है ना, ई ए ऐ, इस तरह। मध्य में देखिए आ, मध्य में क्या आएगा, आ, ये आएगा मध्य में। और पश्च में आएगा आपका, पश्च में बड़ा आ और छोटा ऊ, जो भी बचे हैं, ठीक, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ आओ, ये आग ध्वनि, ये भी आ जाते हैं। ये सब पश्च में आएंगी। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ऊ या छोटा ऊ, ओ आओ, ठीक, इस प्रकार। तो
अग्र हुआ, मध्य हुआ और पश्च हुआ। तो यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। आइए फिर अगला देखते हैं, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, ओंठों की स्थिति के आधार पर आपको दो मिलेंगे। थोड़ा सा देखिए, इसके दो भेद हैं। एक है आपका वृत्तमुखी, वृत्तमुखी ओंठों की, वृत्तमुखी, और एक है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अब ये पूछा जा रहा है वृत्तमुखी में कौन कौन से अक्षर आएंगे। तो वृत्तमुखी में आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ, ये भी आ जाते हैं। अगर जो ध्वनि के नाम से जाना जाता है ये भी आ जाएगा। अवृत्तमुखी में यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये अवृत्तमुखी में आएंगे। ठीक, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। उत्पत्ति के आधार पर जानिए, मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए फिर अगला बात करते हैं 5 नंबर का, मुख द्वार। मुख द्वार को मुख विवर भी कहते हैं। मुख द्वार को, इधर देखिए आप, मुख द्वार, मुख द्वार को मुख विवर भी कहते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख विवर मुख द्वार के खुलने के आधार पर होते हैं। इसे आप किस तरह जानेंगे। इसमें देख रहे हैं इसके 3 भेद हैं, विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत, संवृत। ठीक, जैसे विवृत का मतलब यहाँ इंग्लिश में लिखा ओपन, अर्धविवृत को हाफ क्लोज, फिर अर्धसंवृत का हाफ क्लोज, संवृत का क्लोज। आइए फिर देखते हैं, विवृत में होगा, विवृत में ये बड़ा आएगा, और अर्धविवृत में छोटा आ, इसके बाद अ, औ, आ, और अर्धसंवृत में ए, ओ, संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आएंगे। विपरीत। अगला देखें 6 नंबर का, हवा के नाक व मुंह से निकलने पर। इसमें इसके 2 भेद हैं। ठीक, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं, या निर्नुनासिक कहते हैं। फिर है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, और फिर इसके बाद अनुनासिक स्वर। इसमें निर्नुनासिक या मौखिक स्वर में आते हैं लेटर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि, ये सब आते हैं। ठीक, और उसमें देखें अनुनासिक स्वर में, इसमें आ और ये बड़ा पे अनुनासिक, इसे सिंबल भी कहते हैं। और इसमें क्या है, नाक और मुख, ठीक है, या उच्चारण जो होता है
इसमें हवा मुख, हवा जो होता है ये मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, और इसमें उच्चारण में जो है क्या होता है, उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो यही अंतर है, इसमें मुंह और नाक दोनों से निकलता है और इसमें क्या है, केवल मुंह से ही निकलता है। बस यही अंतर है। ज़्यादा करके यही 6 नंबर तक ही महत्वपूर्ण है, बाकी एक घोषत्व के आधार पे होता है। इसको ऐसे समझ लें कि घोष का अर्थ स्वरतंत्रियों में श्वास का कंपन से है, ठीक है। और जो तंत्री होता है, स्वरतंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। थैंक यू।